नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैजिकल एजुकेशन में। आज का हमारा लेक्चर लेखपाल सीरीज का फर्स्ट लेक्चर है। बीच में आपके 2 दिन लेक्चर्स नहीं आ पाए, वो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी जिसकी वजह से वीडियो अपलोड नहीं हो पाया था। पर अभी हम फिर से स्टार्ट करेंगे और डेली आपको लेक्चर्स मिलेंगे। आज का हमारा टॉपिक है पंचायती राज व्यवस्था और ये ग्राम समाज और विकास का टॉपिक है। इसके अलावा हिंदी की प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां से जाके अपना हिंदी पढ़ सकते हैं। सामान्य गणित आपको लेखपाल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और लेखपाल की प्लेलिस्ट ऊपर आई बटन पे और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, तो वहां से जाके आप लेखपाल की प्लेलिस्ट जरूर चेक करिएगा। उसमें बहुत सारे लेक्चर्स पहले से ही हैं, तो आप उन सारे लेक्चर्स को देख लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास और हमारा पहला क्वेश्चन है, ग्राम शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस साहित्य में मिलता है? यानी कि इनमें से कौन से साहित्य में सबसे पहले ग्राम शब्द लिखा गया था? बौद्ध साहित्य में, वैदिक साहित्य में, जैन साहित्य में या फिर तमिल साहित्य में? तो देखो, सबसे पहले उल्लेख जो है ग्राम शब्द का वो मिलेगा आपको वैदिक साहित्य में, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और वैदिक साहित्य की बात करें तो इसमें गांवों की समृद्धि के लिए प्रार्थना की गई है। अब गांव क्या होता है? तो गांव एक ऐसा क्षेत्र है जहां लोग मिलकर रहते हैं और ये लोग प्रकृति से जुड़े हुए होते हैं और प्रकृति के अनुसार ही अपनी जो भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज है वो करते हैं, जैसे कि कृषि या फिर पशुपालन, मत्स्य पालन। ये सारे क्या है? गांव के लोगों की आर्थिक गतिविधियां हैं। अगला देखें, क्वेश्चन नंबर 2। वैदिक काल में ग्रामीण प्रशासन का मुख्य अधिकारी कौन था? ग्रामणी, ग्राम रक्षक, ग्रामपति या फिर ग्रामीण? तो अगर वैदिक काल की बात करें तो ग्रामीण प्रशासन के मुख्य अधिकारी को ग्रामणी कहते थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ग्रामणी का मुख्य कार्य क्या होता था? तो जो भी आपका गांव है, जो भी गांव था ग्रामणी का, उस गांव की चोरों से, डाकुओं से रक्षा करना और जो भी भ्रष्ट कर्मचारी जो भी हैं उनकी रक्षा करना। उसको ग्राम सभा की बैठक को बुलाने और गांव के लोगों पर अर्थदंड लगाने का भी अधिकार था। अर्थदंड यानी कि टैक्स या फिर कोई पनिशमेंट जिसपे आपको पैसे देने पड़े, ऐसा कोई पनिशमेंट लगाने का अधिकार था। ठीक है, चलिए अगला देखें, क्वेश्चन नंबर 3। मध्यकालीन भारत में ग्रामीण स्वशासन की प्रणाली, पंचायती व्यवस्था किन कारणों से कमजोर हो गई? अगर आप मध्यकालीन भारत की बात करें तो उस समय ग्रामीण स्वशासन की प्रणाली कमजोर हो गई थी। क्यों कमजोर हो गई थी? इसमें आपके 4 ऑप्शन है, आपको सेलेक्ट करना है कि किसकी वजह से कमजोर हुई। नगरों पर अधिक ध्यान देने से, जमींदार को बढ़ावा देने से, जागीरदारी प्रथा को बढ़ावा देने से या फिर उपरोक्त सभी। तो देखो, ये तीनों ही फैक्टर्स थे जिनकी वजह से पंचायती व्यवस्था कमजोर हो गई थी। तो ए, बी और सी तीनों करेक्ट हो जाएंगे, यानी उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो गया। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। शिवाजी के काल में ग्राम प्रधान के रूप में कौन कार्य करता था? सुमंत, कुलकर्णी, पाटिल या फिर अमात्य? तो ग्राम प्रधान के रूप में पाटिल कार्य करता था शिवाजी के काल में, ये बात आपको ध्यान रखना है। और शिवाजी के समय की बात करें तो उस समय ग्रामीण प्रशासन में बहुत सुधार हुआ था। कुलकर्णी क्या था? कुलकर्णी एक लिपिक हुआ करता था और ये मुख्य रूप से ब्राह्मण होता था। ठीक, अब अष्टप्रधान, आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि अष्टप्रधान किसके शासनकाल में थे? तो शिवाजी के शासनकाल में। शिवाजी के शासनकाल में अष्टप्रधान प्रशासन की व्यवस्था की गई थी। इसमें उनके 8 अष्टप्रधान यानी 8 लोग, तो 8 लोगों में अलग अलग कार्यों को, प्रशासनिक कार्यों को बांट दिया गया था। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। ब्रिटिश काल के दौरान किस वर्ष स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की गई? तो 1882 1882 में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की गई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। किस वायसराय को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? लॉर्ड कैनिंग को, लॉर्ड रिपन को, लॉर्ड कर्जन को या फिर लॉर्ड चैम्सफोर्ड को? तो लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है और इन्होंने 1882 में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की थी। चल
अच्छा, इनका कार्यकाल कब से कब तक था? तो इनका कार्यकाल था 1880 से 84 तक, ठीक। और इसी काल को स्थानीय स्वशासन का जन्म काल भी कहा जाता है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे कि अगर आपसे जन्म काल पूछे तो 1880 से 1884, और यही लॉर्ड रिपन का कार्यकाल भी है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक अभी हमने देखा लॉर्ड रिपन को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यानी ये क्वेश्चन 2 बार एग्जाम में पूछा था, दोनों में फ्रेमिंग थोड़ी अलग अलग थी, ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत ग्राम पंचायतों का प्रावधान अभिव्यक्त किया गया है? कौन से आर्टिकल में ग्राम पंचायतों का प्रावधान है, आपको ये बताना है। तो अगर ग्राम पंचायत की बात करें तो आर्टिकल नंबर 40 में है ग्राम पंचायतों का प्रावधान। और ये किसके अंदर आता है? तो डीपीएसपी के अंदर, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, इसके अंदर आता है। इसके तहत राज्यों को इनका गठन करने की शक्ति दी गई है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 9, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया? 1950 में, 1952 में, 1954 में या फिर 1956 में? सामुदायिक विकास कार्यक्रम की बात करें तो 2 अक्टूबर 1952 को प्रारंभ किया गया था, और इसे जनता की सहभागिता के उद्देश्यों को लेकर प्रारंभ किया गया था, लेकिन यह अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में असफल था। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 10, बलवंत राय मेहता ने पंचायती राज प्रणाली को किस स्तर पर बनाने की सिफारिश दी थी? तो अगर आप बलवंत राय मेहता कमेटी की बात करें तो इसने पंचायत को 3 स्तरीय बनाने की सिफारिश की थी, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 11, बलवंत राय मेहता की सिफारिश पर सर्वप्रथम किस राज्य में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को लागू किया गया? तो सबसे पहले लागू किया गया था राजस्थान के नागौर जिले में, ठीक है। लेकिन अगर राज्य की बात करी जाए तो राज्य की बात करेगा तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा, और अगर जिला की बात करी जाए तो राजस्थान के नागौर जिले में सबसे पहले यहाँ स्टार्ट किया गया था, और राज्य के रूप में आंध्र प्रदेश ने शुरू किया था। चलो अगला देखें क्वेश्चन नंबर 12, पंचायती राज संस्थाओं के संबंध में अशोक मेहता समिति का गठन कब किया गया? तो अगर अशोक मेहता समिति की बात करें तो अशोक मेहता समिति का गठन 1977 में, ऑप्शन नंबर सी 1977 में किया गया। और किसने किया? तो उस समय जनता पार्टी की सरकार थी, तो जनता पार्टी की सरकार ने किया। और इस कमिटी ने आकर के जो त्रिस्तरीय प्रणाली थी, जो त्रिस्तरीय पंचायत थी, उसको द्विस्तरीय पंचायती राज बनाने का बात किया था। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 13, किस समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की थी? संवैधानिक यानी कॉन्स्टिट्यूशनल। तो किस कमिटी ने की थी? बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, जीवीके राव समिति या फिर एलएम सिंघवी समिति। तो एलएम सिंघवी समिति कब गठित की गई थी? तो ये गठित की गई थी 1986 में। ये भी छोटी छोटी चीजें आपको याद रखना है। मैं एक कमिटीज पे सेपरेट वीडियो बना दूंगी, तो वहां से आपको याद करने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो कमिटीज की बात करें तो 1986 में एलएम सिंघवी कमेटी ने राज्य संस्थाएं जो हैं उनको संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की थी, ठीक। और अगर अभी की बात करें तो आपका 73वां संविधान संशोधन 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो इसी पर बेस्ड है, ठीक। और 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब हुआ? तो ये हुआ था 1992 में, और इसी के तहत पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। ये बात आप याद रखेंगे। ये कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था? तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था ये। अगला देखिए, अगला है पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में पीके थुंगन समिति का गठन कब किया गया? तो पीके थुंगन समिति का गठन हुआ था 1989, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 15, अच्छा इन्होंने भी सेम चीज कही थी कि जो भी पंचायती राज्य हैं उनको आप पंचायतों को संवैधानिक दर्जा
दीजिए। अगला, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया? अभी हमने देखा कौन सा था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 73rd संविधान संशोधन। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, ग्राम सभा की कार्यपालिका है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, क्षेत्रीय पंचायत या फिर जिला परिषद। ग्राम सभा की बात करी जा रही है यहाँ पे, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्राम पंचायत। तो ग्राम सभा की कार्यपालिका कौन हो गई? ग्राम पंचायत। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सा ग्राम सभा का कार्य है? सामुदायिक कल्याण, बजट पर विचार विमर्श, वार्षिक लेखा पर चर्चा या ये सभी? तो ये सभी जो है वो ग्राम सभा के कार्य होंगे। सिंपल सी चीज है कि ये सभी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये सभी क्या है? ग्राम सभा के कार्य हैं। ठीक, ग्राम सभा क्यों बनाई गई? ताकि ग्राम का विकास हो। तो ग्राम सभा जो है वो ग्राम के विकास के लिए हमेशा काम करती रहती है और जो भी गांव की आवश्यकता है उसके अनुसार जो भी उनके कार्य हैं उनको प्राथमिकता देती रहती है। तो सामुदायिक कल्याण, बजट पर विचार विमर्श, वार्षिक लेखा पर चर्चा, ये सभी क्या है? उनके कार्य हैं। ठीक है, अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, पंचायतों का निर्वाचन कौन करता है? केंद्रीय चुनाव आयोग, राज्य चुनाव आयोग, विधानसभा या फिर विधान परिषद? तो कौन करता है? राज्य चुनाव आयोग। और किसके तहत? तो ये आ जाएगा आपका आर्टिकल नंबर 243 के। आर्टिकल 243 के अंदर आता है ये कि पंचायतों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान है और इसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करेगा। अगला चलिए, अच्छा एक और चीज ध्यान रखेंगे, ये जो आपका राज्य चुनाव आयोग होगा या राज्य निर्वाचन आयोग आप जो भी कहें, तो ये चुनाव का पर्यवेक्षण, निर्देशन और नियंत्रण तीनों करेगा। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में ग्राम पंचायत की कुल संख्या कितनी है? तो अगर आप भारत की बात करें तो ग्राम पंचायतों की कुल संख्या 2.5 लाख लगभग है और इसके अंदर 6.2 लाख ग्राम आते हैं। तो करेक्ट आंसर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 21, एक ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षित होने चाहिए? तो देखो, अब यहाँ पे आपका आएगा आर्टिकल 243D। मैं आपको आर्टिकल बताते चल रही हूँ ताकि जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है आप उसको याद रखें। तो आपका आर्टिकल 243D है, इसके अंदर आता है कि जो भी महिलाएं हैं उनको 1/3 सीट मिलना चाहिए। तो 1/3 सीट आपको महिलाओं के लिए आरक्षित करनी पड़ेगी। अब अगस्त 2009 में केंद्र सरकार ने जो महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की संख्या है इसको बढ़ाकर 50% तक कर दी थी। ठीक है, तो अगर आप कुछ स्टेट की बात करें, जैसे हो गया आपका बिहार, मध्य प्रदेश, केरला, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूके, यूनाइटेड किंगडम नहीं, ये उत्तराखंड है, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मणिपुर। ठीक है, यहाँ पे महिलाओं को 50% सीट आरक्षित है पंचायत में, ग्राम पंचायत में। ठीक है, और वैसे 1/3 सीट देने का प्रावधान है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 33%, और अभी 50% इन राज्यों ने कर दिया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत में ग्राम पंचायतों की संख्या है 11 आबादी वाले गांव से अधिक, 11 आबादी वाले गांव से कम, 11 आबादी वाले गांव के बराबर या आबादी वाले गांव के बराबर। तो भारत में ग्राम पंचायतों की संख्या गैर आबादी वाले गांव से अधिक है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 23, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर चुनाव होंगे? तो अगर पंचायत भंग हो जाती है अपने टाइम से पहले तो 6 महीने के अंदर चुनाव हो जाने चाहिए। और ये कौन अश्योर करेगा कि 6 महीने के अंदर चुनाव हो जाए? तो ये स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार अश्योर करेगी कि 6 महीने से पहले चुनाव हो जाए। और
अगर नॉर्मल टर्म की बात करें तो पंचायत का अगर नॉर्मल टेन्योर देखें हम तो ये होता है 5 साल का, ठीक। और अगर 5 साल से पहले किसी भी कारण से पंचायत भंग होती है तो 6 महीने के अंदर री इलेक्शन कराना पड़ता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 24। एक व्यक्ति के लिए पंचायत सदस्य का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो पंचायत सदस्य का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पंचायत की बात करी जाए तो 21 वर्ष, लेकिन अगर ग्राम सभा की बात करें हम, ग्राम सभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो ये 18 साल है। ये भी आप याद रखेंगे। अगर पंचायत बोले तो 21 साल और अगर ग्राम सभा बोले तो कितना? 18 साल। तो दोनों चीजें आपको याद रखनी है। अगला है क्वेश्चन नंबर 25। पंचायत के आय के स्रोतों में किसे शामिल किया गया है? व्यापार एवं रोजगार कर, मनोरंजन कर, दुग्ध उत्पादन कर या फिर ये सभी? तो देखो इन सभी को शामिल कर लिया गया है। और टैक्स लगाने का अधिकार किसके पास होता है? तो जो आपका ग्राम प्रधान होगा उसके पास। तो आज के लिए इतने क्वेश्चन। इसके आगे की क्वेश्चंस काफी सारे क्वेश्चंस थे, तो ये हमने इसके पहले वाले लेक्चर में कर लिए हैं। वो लेक्चर 2 है, लेक्चर 1 आपका बाद में जा रहा है क्योंकि मैंने लेक्चर 1 बना करके एडिट वगैरह कर दिया था और उसके बाद कुछ फॉल्ट आ गया और फिर वो फाइल जो है वो खुल ही नहीं रही थी। तो इसकी वजह से मैंने पहले वो वाला लेक्चर अपलोड कर दिया और अभी ये लेक्चर अपलोड कर रही हूँ। तो देख लेना उसको पहले या इसको बाद में, जो भी देख लो, बात तो एक ही है। और अगर कहीं पे भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कोई स्पेसिफिक टॉपिक जिस पे आपको लेक्चर चाहिए तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। कीप वॉचिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट।